अजीज खान साहब को अगर मेरी आवाज आ रही है। अजीज खान जी, अखिलेश यादव की रैलियां हो रही हैं, भीड़ भी बहुत आ रही है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो रथ है वो फंसा नहीं है, धंस चुका है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, पार्टी का इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है? कल छठे चरण की वोटिंग है और प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि वोटर समझदार है, वो अपना वोट बेकार नहीं करेगा क्योंकि सरकार हमारी बन गई। देखिए सुचेता जी, जब मन ही मन लड्डू खाना है और इस तरीके के दावे करना है जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, आप बताइए ना कि 2014 में और 2019 में और आज की परिस्थितियों में कितना बड़ा फर्क है। आज देश की परिस्थिति बदल गई है। आज लोग सवाल कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने वायदा किया था और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब ध्वस्त हो गया। आज जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। वो सवाल कर रही है कि मुझे जवाब दो, लेकिन माननीय मोदी जी जवाब देने में असमर्थ हैं। आज वो मंच पर खड़े होकर के जवाब नहीं दे रहे हैं। वो तमाम भैंस चोरी और मंगल सूत्र चोरी और पता नहीं क्या क्या, इनको चुरा के उनको दे दिया जाएगा, उनको चुरा के इनको दे दिया जाएगा, वो मुद्दों पे बात नहीं करते। वजह क्या है? वजह साफ है। वजह साफ यह है कि उनको पता हो गया है कि अब जनता उनकी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली। ये बहुत स्पष्ट है। दावे की बात ना करिए आप। दावे आप मैं बताऊं कि अभी माननीय अमित शाह जी ने दावा किया कि साहब 300 पार। 2019 में जब बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, जनता को बड़ी उम्मीद थी, उस वक्त 428 में सिर्फ 238 सीट बीजेपी की आई थी। 238 कौन सा नया चमत्कार हो गया? क्या 310 की बात की जा रही है? सवाल इस बात का है कि जनता को सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा नहीं तो वो अगर कहे, एक मिनट, वो कह रहे हैं तो वो भ्रमित कर रहे हैं। अजीज खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमारी 300 की सरकार बन रही है, तो आप सच्चाई बता रहे हैं। मतलब वो भ्रमित करने वाली पार्टी है, आप सच्चाई और आईना दिखाने वाली पार्टी हैं। तो ऐसे तो मत करिए ना, क्योंकि इस वक्त तो सबको ही अपने अपने दावे कर रहा है। टूइन जी आपके पास आते हुए नवल किशोर जी भी आ गए हैं। नवल जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत दिनों बाद महाभारत में आए हैं। मैं एक बार टूइन जी के पास पहले जा रही हूँ। नहीं अजीज खान साहब आ रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, जरा टूइन जी से पूछ लूंगा। हाँ चलिए, कंप्लीट करिए। देखिए सुचेता जी, मैं 2-3 बातें कह दूं। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा कौन से, आपको भी अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में उत्साह आप देख रही हैं ना, किस तरह लोगों में उत्साह है। बैरिकेडिंग तक टूट रहा है। लोग बिल्कुल पूरी तरह से उत्साह में उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि बीजेपी के नेता जा रहे हैं, उनको आदमी नहीं मिल रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं पैसा देकर के अलग अलग तरीके से उनको बुलाया जा रहा है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो नेता जब जाते हैं तो उनको किस तरह सुनने के लिए लोग बेचैन हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश का भला अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ इंडिया गठबंधन। बाकी मैं जानना चाहता हूं, कौन सा प्रदेश ऐसा है कि जिसमें बीजेपी के वोट बढ़े हैं? आज आप महाराष्ट्र ले लीजिए, क्या स्थिति पैदा हो गई? आप तो लगातार भ्रमण ही कर रही हैं, अलग अलग स्टेट में भी जा रही हैं। मैं जानना चाह रहा हूं इस वक्त वो क्या रहा है, सब आंकलन है। अब इसमें क्या हो गया है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजाइजिंग। अजीज खान साहब, बाकियों के पास भी जाना है ना, और सब मुझसे कंप्लेन करेंगे फिर। मैं टूइन जी आपके पास आते हुए, अजीज खान साहब जो बात वरुण जी कह रहे हैं, मोदी या मोदी से नाराजगी, बाकी नेता का तो नाम ही नहीं है। वो तो मैं अभी अरे सुनिए ना, अरे सुचेता जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, साहब तमाम बड़े बड़े आंकड़े दे रहे थे, और अभी आप एक और चाणक्य का नाम ले रही थी कि साहब तमाम दावे वायदे तमाम बातें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कभी कभी यूं भी उन्होंने अपने जी को बहलाया है। कभी कभी यूं भी उन्होंने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। ये जो लोग समझा रहे हैं ना, इनको खुद ही नहीं पता कि क्या कह रहे हैं। इनको खुद ही अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि आखिर होने क्या वाला है। जनता, देखिए एक बात आप समझ लीजिए सुचेता जी, कि जनता अब जो वोट करने जा रही है, मुद्दों पर वोट करने जा रही है। वो पूछ रही है ना कि बुलेट ट्रेन कहां गया, नौकरी कहां गई, आपने वायदा किया था, कहा था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, तमाम बड़े बड़े दावे किए थे। वो दावे सब सारे खोखले निकले। आपने इस मुल्क में जो ख्वाब दिखाया था, ख्वाब को ध्वस्त कर दिया। हर्षवर्धन, जनता इस बात पे वोट देने जा रही है। और रही कसर
कोविशील्ड आपने लोगों को टीका लगवाया, मैंने भी टीका लगवाया। मुझे तकलीफ है इस बात का कि वो टीका कहीं ना कहीं आज बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। बीजेपी वालों लोगों ने उससे भी पैसा ले लिया, बीजेपी ने उससे भी पैसा लिया। हकीकत यह है कि यह जनता की भलाई की सरकार नहीं है। जनता इसलिए मन बना चुकी है क्योंकि आपको 10 साल का वक्त दिया और 10 साल में आपने क्या दिया? धोखा और सिर्फ धोखा। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि बदलाव करना है। और एक बात आप जान लीजिएगा, ये 400 अजीज खान साहब, जब आप मुद्दों की बात करते हैं तो आप भी तो वही बात कर रहे हैं जो वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं। आप कुछ अलग बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि नाराजगी है। मेरा सवाल ये था, हर्षवर्धन जी जुड़ गए। हर्षवर्धन जी, अगर के भारत के लोकसभा चुनाव एकमात्र है जो स्थिर है, जो जहां पे एक स्टेबिलिटी नजर आती है, अब उस स्टेबिलिटी के लिए, उस स्टेबिलिटी में एक तरह से एक विकल्प देने के लिए अजीज खान साहब क्या कोशिश की गई? उन्होंने जो बात कही है, मैं हर्षवर्धन जी की बात से आगे बढ़ा रही हूं कि क्या एक सीरियस कोशिश हुई एक चेहरा देने की और उस ऑल्टरनेटिव को फिर यह कहने की कि यह नरेंद्र मोदी के खिलाफ है? आज भी लोगों को नहीं पता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन है। देखिए सुचरिता जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं लगातार डिबेट को सुन रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हमने कह दिया कि लड़ाई किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में नहीं होती है, नीतियों के खिलाफ में या पक्ष में होती है। जो नीतियां इन्होंने बनाई, माननीय मोदी जी पर लोगों ने भरोसा किया, अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं कौन कौन से नारे दिए गए, उन नारों के खिलाफ है लोग। इन्होंने कहा मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल। कितनी नौकरी दे दी? अभी साहब कह रहे थे कि जीडीपी ये बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी हो गई। मैं 2022 का आंकड़ा देना चाहूंगा। 2022 में 8.3% बेरोजगारी दर था, आपको पता है। आप देखिए महंगाई की दर भी 2022 का भी जो आंकड़ा आया है वो 5.7 रहा, कहां घट गया? और ये 2014 में क्या था? 2014 में बेरोजगारी थी 4.39 और महंगाई जो थी वो थी 4.9%। तो आप जिस तरीके से चीजें बढ़ी हैं उस पर चुनाव होने जा रहा है। आपने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा तमाम बड़े बड़े वादे किए, नौकरी देंगे। नौकरी के नाम पे पेपर लीक हुआ, नौकरी के नाम पे पेपर लीक हुआ। 60 लाख बच्चा आज कहीं ना कहीं चौराहों पर है, उसका सुध नहीं ले रहे हैं आप। ये नहीं पूछने गए कि पेपर लीक हुआ तो आखिर क्यों लीक हुआ। लेकिन वादे बड़े बड़े, दावे बड़े बड़े। मैं कहना चाहता हूं कि आपका मुद्दा क्या है। अगर वाकई में मुद्दा है, आपके पास विजन था 2024 में, तो माननीय मोदी जी को स्टेज पे जाकर के वो अपने विजन की बात करते, अपने पिछली उपलब्धियों की बात करते और आगे वो क्या करने वाले हैं उसकी बात करते। लेकिन माननीय मोदी जी जब स्टेज पे जाते हैं तो कहते हैं साहब भैंस आपकी चोरी कर ली जाएगी, मंगलसूत्र चोरी करके बांट दिया जाएगा। ये साहब देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। निहायत ही दुखद है कि माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, जब उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब माननीय मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके नीचे जितने भी नेता हैं वो इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया है इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं या इस तरह के बयान दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के समय ये इस तरह की याचिकाएं क्यों डाली जा रही हैं, इन्हें किस मकसद से डाला जा रहा है। कोर्ट की टिप्पणी थी, ये बार बार दांव खेला जा रहा है अजीज खान साहब के चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज पहले दिन आती है फिर उसके 2 दिन बाद वो अलग आ जाती है, इसे लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। आज उस पर भी एक तरह से स्ट्राइक की सुप्रीम कोर्ट ने, जब कहा कि आप इस समय क्यों बोल रहे हैं ये सब बातें। देखिए सुचरिता जी, एक बात आप समझिए, ईवीएम की जो बात है, हम लोगों ने पहले भी कहा कि ईवीएम पर जो सवाल था वो हमेशा बना रहेगा। हम चुनाव जीते हैं इससे पहले या चुनाव हारे हैं, लेकिन जो ईवीएम पर सवाल था वो ईवीएम पर सवाल खड़ा था और खड़ा रहेगा। रही बात अभी आप चुनाव आयोग की बात है, यकीनन ये दुख की बात है कि आंकड़े को 11 दिन के बाद दिखाया गया, पेश किया गया। आप कह रहे डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया है ये? डिजिटल इंडिया तो 24 घंटे भी नहीं लगने चाहिए आंकड़े आने में। एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ आंकड़ा आने में 11 दिन लगता है। यकीनन तकलीफ है। कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग की ये लापरवाही कह सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीज उसको पहले बताना चाहिए।
और इस पर अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं विपक्षी और सवाल हो रहा है तो निश्चित तौर पे सवाल जायज है। 24 घंटे में फॉर्म 17A और 17C ये दोनों सेम डे उस पर चढ़ जाती हैं सारी चीजें, और उसको वेबसाइट पर दे देना चाहिए, या संबंधित जो लोग हैं वो वहां पर बाकायदे उसको प्रदर्शित कर देते। नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा लगता इसके लिए है 24 घंटे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बात सुनिए, लेकिन 11 दिन का वक्त एक लंबा वक्त होता है, तो सवालिया निशान तो खड़ा हो रहा है। कर रहे हैं, दूसरी तरफ हार की एक आधार भी बना के चल रहा। अभी जो छठा चरण है, कल जो वोटिंग होनी है, उसमें से जो 40 सीटें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी, तो इसलिए ये वाला जो चरण है ये बीजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप गेन कर लेंगे अजीज खान साहब, तो इस चुनाव में आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर वो लूज कर जाएंगे तो उनके लिए नुकसान होगा उस 303 में जो पिछली बार आए थे। जल्दी से बोलिए, समय नहीं मेरे पास। अजीज जी देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहा था। देखिए, वरुण पुरोहित जी मुझे लग रहा है कुछ कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, ये कह रहे हैं साहब पेपर में नहीं छपा। अरे पेपर में छपा क्या? जब आंकड़ा दे रहा है, चुनाव आयोग आंकड़ा देता है, जब वो आंकड़ा देगा 11 दिन बाद आंकड़ा दे रहा है और वो 5-6% बढ़ा के दे रहा है, तभी तो संज्ञान में आएगा, और जो संज्ञान में आया उस पर एक्शन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपका ये कहना कि साहब आप बैठे थे, सो रहे थे, देखिए वरुण जी बहुत फ्रस्ट्रेशन बेहतर नहीं होता है। मुझे लग रहा है आप नाराज हैं, किसी वजह से कांग्रेस से नाराज है, अपनी नाराजगी दूर करिए और बार बार इस तरीके से कटाक्ष मत करिए। माहौल बन गया है, इंडिया गठबंधन बहुत बड़े स्तर पर जीत रही है, तो इस सरकार आपकी बन रही है। 4 जून को बहुत सी नाराजगियां और सामने आएंगी। अच्छा नहीं है, अभी तो इंतजार करा जा रहा है रिजल्ट का। वो नाराजगियां कहां से और कौन से खेमे से आएंगी उसके लिए देखना होगा। थोड़ा इंतजार और है, 4 जून को नतीजे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।